हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल ड्रीम ट्यूटोरियल। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान का जो कि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जहाँ यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को आप लोग याद करके ही एग्जाम के लिए जाइएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये आज हम ऑब्जेक्टिव जो 2023 के सीरीज जो चल रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव सारा यानी कि प्रीवियस ईयर करा देंगे। उसके बाद कल से हम सब्जेक्टिव आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पे कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। क्या है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। ऐसा कौन सा ताकत उभर के आया था? तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है उदारवाद, दूसरा दिया है साम्यवाद, तीसरा दिया है राष्ट्रवाद और चौथा दिया निरंकुशवाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबको जानते हैं कि उदारवाद है क्या, साम्यवाद है क्या। तो ये उदारवाद बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, उदारवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिमाण परिणाम समझा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उदारवाद। दूसरा क्या है? साम्यवाद। अब साम्यवाद में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। साम्यवाद क्या है? एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। इसकी शुरुआत जो है बच्चों, वो कौन किए थे? कार्ल मार्क्स किए थे। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स ने किए थे। ठीक है, साम्यवाद का है ना। तो साम्यवाद का मकसद क्या है? पूंजीवाद को खत्म करना था। इसका मकसद क्या था कि पूंजीवाद को खत्म करना है। क्या था? पूंजीवाद को खत्म करना। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है बच्चों? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना, यानी कि जब हम लोग एक ही देश में रह के और वहां पे हम लोग को क्या है, एकता की भावना है। मतलब सारे धर्म, चाहे जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सब एक ही तरीके से जीते खाते हैं। मतलब सबको फॉलो करते हैं, सब में एकता की भावना होती है, तो उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं ना। अब आते हैं निरंकुशवाद। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, निरंकुशवाद है क्या? तो निरंकुशवाद जो है बच्चों, ऐसी सरकार जहां सत्ता सत्ता एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी के पास होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। तो यहाँ पे बच्चों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। यानी कि ऐसी ताकत बनकर उभरा, जो राष्ट्रवाद है, एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिना देर किए हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन के लिए, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1801, जुलाई 1815, जुलाई 1804, जुलाई 1820। तो एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि जो फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह जो हुआ था बच्चों, वो जुलाई 1830। इसको जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ी जो क्रांति थी बच्चों, वो थी 1789 की क्रांति। ये सबसे बड़ी क्रांति थी, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है कि 1804 की नागरिक संहिता, 1804 की नागरिक संहिता, जिससे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे जो तीसरा है आपका, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, तो ये भी आपका सही है बच्चों। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, तो ये भी सही है। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो और इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो भी डाला जा रहा है, और इसके साथ ही साथ आप लोग को सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, और सारे पीवाईक्यू, सारे जो पिछले कुछ सालों में पूछा गया है वो प्रैक्टिस कराया जाएगा आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं बच्चों, क्या है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद किया था। खेड़ा जिले जो है बच्चों, खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। कौन किया था बच्चों? तो गांधी जी ने किए थे। कौन किए थे? गांधी जी ने किए थे। कब किए थे? तो 1917 में किए थे। तो खेड़ा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गुजरात, बी दिया है मध्य प्रदेश, तीसरा दिया है राजस्थान, चौथा दिया है महाराष्ट्र। तो जो खेड़ा जिला था बच्चों, वो कहाँ था? आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो देखिए बच्चों, कोई भी कमीशन जो है, यानी कि ये जो कमीशन है साइमन कमीशन, ये भारत आया तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा बच्चों। तो वो साइमन कमीशन भारत क्यों आया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। लगान संबंधित नई कानून बनाने के लिए? नहीं, ये भी गलत है आपका। यहाँ पे क्या है, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, तो यही आंसर आपका राइट है बच्चों। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका राइट है। व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए? नहीं, ये भी गलत है। तो आपका तीसरा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो देखिए बच्चों, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण, मतलब वहाँ पे कोई बीमारी आई थी, तो निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था? वो जो बीमारी आई थी उसके कारण कौन सा फसल खराब हो गया था बच्चों? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया चावल, बी आलू, सी आपका मक्का, और डी मूंगफली। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आलू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बोला, प्रथम विश्व युद्ध जो है बच्चों खत्म होने के केवल 2 दशक बाद, मतलब 20 वर्ष बाद, है ना। 2 दशक मतलब 20 वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। जिसमें एक गुट में थी धुरी शक्तियां। एक गुट में कौन थी? धुरी शक्तियां। मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। ये किधर थी? ये आपका एक गुट में थी। और दूसरा जो खेमा था, मतलब जो उसके अपोजिट साइड जो थे, वो अपोजिट खेमा जो था, वो जो कि मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, उनमें कौन कौन से देश थे? तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका जो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चों, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया ऑप्शन, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। तो बच्चों ये भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। तो जहाँ-जहाँ भारत है, भारत इसमें भी नज़र आ रहा है, भारत इसमें भी नज़र आ रहा है। तो ये भारत वाले सारे ऑप्शन क्या हो जाएँगे? हट जाएँगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर
3 है वो राइट हो जाएगा। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, जब 1929 की आर्थिक मंदी हुई थी ना बच्चों, तो इसमें जो है ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। तो क्या दर्ज की गई थी बच्चों? तो ये उत्पादन में दर्ज की गई थी। उत्पादन, जी इसमें भी कमी दर्ज की गई थी। ये इसमें भी गिरावट देखने को मिला था। रोजगार में भी गिरावट देखने को मिला था। आय और व्यापार में भी गिरावट देखने को मिला था। तो बच्चों ये तीनों में गिरावट देखने को मिला था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन को बच्चों आप लोग बिल्कुल ईज़ी मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल मज़ाक में ना लें। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट टच करेगा, ये हमारी गारंटी है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बढ़ेंगे, वो डायरेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप लोग इसलिए इसका तैयारी अच्छे तरीके से करके जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए बच्चों, बुनकरों को जो है कच्ची कपास का सामना क्यों करना पड़ा? तो यहाँ कच्चे कपास का निर्यात में वृद्धि हो गई? नहीं। कपास की फसल नष्ट हो गई? ये भी नहीं। स्थानीय बाजार सिकुड़ गए? नहीं। तो निर्यात बाजार गिर गए। तो ये आपका बच्चों ये राइट आंसर है। अब निर्यात का मतलब क्या होता है बच्चों? एक दिया है यहाँ पे निर्यात दिया है, और दूसरा क्या होता है आयात। तो निर्यात में क्या होता है बच्चों, निर्यात में क्या होता है, अपना देश का जो भी है मतलब क्या बोलते हैं, फसल या जो भी वस्तु है, उसको हम लोग दूसरे देश भेजते हैं। क्या करते हैं? दूसरे देश को भेजते हैं, दूसरे देश हम लोग भेजते हैं निर्यात में। और आयात का मतलब क्या होता है बच्चों? आयात का मतलब ये होता है कि दूसरे देश से हम लोग अपने देश में लाते हैं। तो ये क्या हुआ था, जब बुनकरों के द्वारा ये कच्ची कच्ची कपास का जो है ना, ये क्या हो गया था, निर्यात बाजार गिर गया था, जिसके कारण बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना करना पड़ा था। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। देखते क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? मतलब 19वीं सदी, अब बच्चों 19वीं सदी की बात हो रही है ना। 19वीं सदी में जब क्या बोलते हैं, ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे? यानी कि 19वीं सदी के दौरान कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है धातु और चीनी, बी में दिया है कपास और चीनी, और सी में दिया है कपास और धातु, और डी में दिया है कपास और पेट्रोलियम। तो यहाँ पे जो बच्चों एक बात बता देता हूँ कि जो आपका 19वीं सदी के दौरान जो ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग थे, वो कौन थे बच्चों? कपास और धातु, कपास और धातु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे, और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को करके जाना है। ठीक है? एक नंबर भी आपका जब कट जाएगा बच्चों, तो आपको बहुत पीछे लेके चला जाएगा, है ना? चलिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मुद्रण तकनीक। मुद्रण का मतलब होता है बच्चों छपाई। मुद्रण का मतलब क्या होता है बच्चों? छपाई। छपाई बोलते हैं ना, छपाई। तो छपाई, मुद्रण का अर्थ क्या होता है बच्चों? छपाई। छपाई तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो भारत में, चीन में, फ्रांस में, यूरोप में। तो बच्चों छपाई का मतलब जैसे न्यूज़पेपर छपना, चाहे कोई भी किताब वगैरह छपना, चाहे कुछ भी छपना, लिखावट जो होता है वो छपना, तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ था बच्चों? तो चीन में हुआ था। तो यहाँ पे चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे? ठीक है? जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे? जिसने अपनी पुस्तक जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो गुलामगिरी ये जो पुस्तक लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? ज्योतिबा फुले। यहाँ पे ज्योतिबा फुले लिखे हैं, और इन्होंने ही ये जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। ये अपना बुक किसमें? गुलामगिरी में लिखे थे। किसमें लिखे थे? गुलामगिरी में। तो इसका राइट आंसर ज्योतिबा फुले हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे। समाप्यता, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। अलग अलग आधार पे बच्चों संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो यहाँ समाप्यता के आधार पर बच्चों संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। उनके नाम हैं, तो यहाँ जैव और अजैव संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, विकसित और संचित संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से इस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है। देखिए संसाधन मतलब कोई भी संसाधन जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसका जब अंधाधुंध हम लोग शोषण करेंगे, शोषण मतलब क्या होता है बच्चों, खत्म करना, हरास करना, कमी करना, है ना, मतलब उसको खपत करना, ठीक है। और अंधाधुंध अगर खपत करते हैं तो ये क्या होगा बच्चों, ये भूमंडलीय ताप, जैसे मान लीजिए हमारे वन वगैरह बहुत अधिक है, जंगल वगैरह अधिक है, तो उसका अगर कटाई करेंगे तो भूमंडलीय तापमान यानी कि जो तापमान है वो बढ़ेगा। और उस प्रकार देखिए यहाँ पे अगर ज़्यादा अगर गैस वगैरह का अगर यूज़ करते हैं, लकड़ी को ज़्यादा ये सब जलाते वगैरह हैं, तो ओज़ोन परत में क्या होगा, अवक्षय होगा। फिर क्या होगा, पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो इनमें से सभी जो है बच्चों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब संसाधनों का आप लोग अंधाधुंध जब शोषण किया जाएगा तो ये आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वनों और वन्य वनों और वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। जैसे बच्चों कि वन का यानी कि पेड़ पौधे जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उनका और उनमें जो वहाँ पे रहने वाले जीव हैं, उनका संरक्षण करना क्या है, आवश्यक है। क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। देखिएगा बच्चों, देखिए क्या है कि जैसे कि यहाँ हम लोग आहार श्रृंखला में भी देखे होंगे कि मेढक इस पे सांप पे डिपेंड है, सांप इस पे डिपेंड है ना? घास ये जान ऐसे खाते हैं, तो एक दूसरे के एक चेन बना होता है बच्चों, क्या होता है? एक दूसरे पे सारे डिपेंड होते हैं। अगर एक भी चेन बीच से अगर टूट जाता है, तो पारिस्थितिकी जो विविधता है, वो बनी नहीं रहेगी। ठीक है? यहाँ देखिए कि क्या जीवन साधन संसाधन, जल, वायु और मृदा बनी रहती है। तो ये भी आपका क्या है, सही है बच्चों। बेहतरीन जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षण करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 15 नंबर का ये तीनों सही है बच्चों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट थोड़ा-सा आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, देखिएगा। आगे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए इस प्रकार का वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देखिए अभी वन और वन्य प्राणियों मतलब वन यानी कि जंगल और जंगल में रहने वाले प्राणियों के संरक्षण के लिए इस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो अवर्गीकृत वन मतलब यहाँ अवर्गीकृत वन दिया है, आरक्षित वन दिया है, कांटेदार वन दिया है, रक्षित वन। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जो सबसे बेस्ट होगा ना बच्चों, जो सबसे बेस्ट जो जगह होगा, सर्वाधिक मूल्यवान होगा, वो आरक्षित। आरक्षित बोले तो बच्चों रिजर्व वाला, कौन? रिजर्व जो वन होता है, वही आपका क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा, जो उसके लिए खास उसके लिए ही मतलब बनाया गया है। वो रिजर्व वन सबसे यहाँ पे सही होगा। रक्षित वन आप लोग को अगर कोई बोलेंगे कि रक्षित वन होता है बच्चों, तो रक्षित वन सही है, लेकिन उससे बेस्ट जो है वो कौन है? यहाँ पे क्या बोला, सर्वाधिक मूल्यवान, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक मूल्यवान जब आ जाएगा तो यहाँ आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। देखिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद, जल क्या है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है,
उसके बावजूद भी क्या देखने को मिल रहा है? उसके बावजूद भी बच्चों जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो घरेलू क्या है यहाँ पे बच्चों? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से देखिए बच्चों, जल तो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कल-कारखानों में देखते होंगे कि जो जल का यूज़ किया जाता है, जो जल का यूज़ किया जाता है, फिर उसको फ्लो करके बहा दिया जाता है और वो तालाब और नदी में चल जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है और वो मानव उपयोग के लिए खतरनाक हो जाता है। रसायनों के अधिक प्रयोग से बच्चों, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने खेती में क्या करते हैं बच्चों, कि अधिक मतलब आप उर्वरक का तरह-तरह के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते जा रहे हैं, जिसके कारण अब क्या हो जा रहा है बच्चों, भूमि भी बंजर हो जा रहा है और वो उस खेत यानी कि वो जो ज़मीन से जो पानी वगैरह जो चले जाते हैं नदी तालाब में, उससे भी क्या होता है वो पानी भी प्रदूषित हो जाता है बच्चों, ठीक है? कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से ये क्या जगह देखिए, हम लोग तरह-तरह का दवा देते हैं ना, खेती में करते हैं तो तरह-तरह का दवा भी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसमें भी जो मिल जाते हैं और बारिश होने के बाद वो सारे जो जल जो है वो कहाँ चले जाते हैं? नदी या तालाब में उतर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाते हैं और ये मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो इनमें सभी जो आपका होगा आंसर बच्चों, इनमें से सभी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, मानसून के आगमन के साथ फसलें बोई जाती है। मानसून के आगमन के साथ फसलें बोई जाती है, वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं बच्चों? तो जब मानसून स्टार्ट होती है बच्चों, मानसून स्टार्ट होने के दौरान आगमन के साथ-साथ कौन से फसल? तो खरीफ फसल बोया जाता है बच्चों, तो ये खरीफ आपका राइट हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? देखिए पवन मतलब क्या होता है बच्चों? वायु वाला गति तेज होना ना? पवन और सौर ऊर्जा मतलब क्या बोलते हैं सन से यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा है, संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में? ये जो सर्वाधिक जो उत्पादन करता है, सर्वाधिक जो तैयार होता है बच्चों, वो कहाँ होता है भारत के कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जो राजस्थान होगा बच्चों, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है? देखिए बच्चों क्या होगा अगर जल का भी हम लोग अत्यधिक शोषण करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग को नहाना है 1 बाल्टी पानी से, तो वहाँ हम लोग क्या 3 बाल्टी का यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा धोना है कि 1-2 बार मतलब 3 बार अगर कपड़ा को मतलब बार-बार पानी से डाल के निकालना है, तो वहाँ और ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। खेत में पानी डालना है, तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या जल अक्रांता भी हो जाएगी बच्चों, यानी कि जल की बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगी। लवणता तो लवणता भी यहाँ पे चलेगा बच्चों कि लवणता भी होगा ना सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और जब क्या ज़्यादा-ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या होगी बच्चों? कमी आएगी। क्या होगी? कमी आएगी। तो ये तीनों का तीनों आंसर आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? औद्योगिक विकास बच्चों, ठीक है? तो देखिए कोई भी जो औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण खनिज होता है बच्चों, वो कौन होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है कोयला, बी लौह अयस्क, सी पेट्रोलियम और डी बॉक्साइट। तो लौह अयस्क जो होगा बच्चों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और जिप्सम, यूरेनियम और एल्यूमीनियम, यूरेनियम और मैग्नीशियम। तो बच्चों यूरेनियम तो शामिल रहेगा, यूरेनियम सब में दिख रहा होगा आपको, यूरेनियम
सब में दिख रहा है, यूरेनियम तो शामिल होगा, लेकिन यूरेनियम यूरेनियम के साथ जो बच्चों थोरियम आएगा, क्या आएगा? थोरियम। तो आपका जो है यूरेनियम और थोरियम जो है बच्चों, वो आणविक ऊर्जा के उत्पादन में क्या बोलते हैं उसको प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? वायु प्रदूषण जो है बच्चों, वायु प्रदूषण है ना, वो किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो मानव स्वास्थ्य पर भी डालेगा, ये भी सही है। पशुओं तो मानव पर डाल सकता है, तो पशुओं पर भी तो प्रभाव डालेगा बच्चों, तो ये भी सही, पौधों पर भी। तो इनमें से सभी का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में इस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध हैं। तुलनात्मक रूप से यहाँ क्या बोला बच्चों? तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध है ना? और अल्पसंख्यक के बारे में बात बोल रहा है, समृद्ध और ताकतवर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका फ्रेंच है, बी डच है, सी जर्मन है और डी सेली है। तो आपका जो है बच्चों यहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग हैं, वो क्या थे? ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों, ये आपका जो है ना फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपको मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा जो 10 साल का अनुभव है, जिसके कारण ये बार बार क्वेश्चन को जो PYQ होता है उसको रिपीट कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड करूंगा, और वो भी आप लोग यहाँ से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया, तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया? देखिए, जब श्रीलंका में कानून बनाया गया था, कब बनाया गया था बच्चों? 1956 में। तो 1956 में जो कानून बनाया गया था, वो किन किन बातों को जोड़ा गया था, शामिल किया गया था? तो सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था बच्चों, तो ये भी सही है। ठीक है, सरकारी नौकरियों में सिहलियों को प्राथमिकता दी गई, यानी जो इन लोग को रिजर्वेशन, यानी कि इन लोग को प्राथमिकता दिया गया कि पहले इन लोग का और लिया जाएगा, तो दूसरा जो बचेगा तो अदर कैटेगरी को लिया जाएगा। अगला क्या है? बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म के लोग, उन बौद्ध को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, ये भी आपका सही है। तो इनमें से जो आपका है वो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या दिया गया है, तो यहाँ ध्यान देते हैं कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री। कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है बच्चों, इस पे इसका अंकुश होता है, वही रोक सकता है और वही आगे बढ़ने दे सकता है। वो कौन होता है बच्चों? तो न्यायपालिका होता है। तो न्यायपालिका जो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए थे, वह भारत के किस राज्य में स्थित थे? बच्चों, ये बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो परमाणु पर परीक्षण किया गया था, वो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था किसका, किनका था? और मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है ना? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये जो परीक्षण किया गया था बच्चों, 1998 में किया गया था। आप लोग क्वेश्चन को उल्टा के भी आप लोग दिमाग में रखिएगा ना, कि ये पोखरण में किया गया था, तो कब किया गया था परमाणु परीक्षण? तो 1998 में। कहाँ किया गया था? पोखरण में। पोखरण कहाँ स्थित है, यही पूछा है बच्चों, कि भारत के किस राज्य में पोखरण स्थित है? तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका राजस्थान हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सामाजिक विभाजन अधिकांशता आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशता आधारित होता है मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर, शिक्षा पर। सामाजिक विभाजन अधिकांशता आधारित होता है, इस पे होता है बच्चों,
तो यहाँ पे आपका मृत्यु पर होता है, किस पे होता है? मृत्यु पर, ठीक है? तो यहाँ पे आपका मृत्यु जो है वो राइट आंसर सॉरी बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, मृत्यु नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? जन्म पर होगा। सॉरी बच्चों, जन्म पर, है ना? अधिकांशतः जो सामाजिक विभाजन वो जन्म पर आधारित होता है। जैसे कि हमारा जन्म अगर जिस समुदाय या जिस समाज में हुआ है, हम उधर के हो जाते हैं, उधर के बन जाते हैं ना, इस तरह से जन्म पर आधारित होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे क्या है आपका? सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय के निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया? सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म को बढ़ावा देना, धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। धर्म को यहाँ पे क्या धर्म पे बल दिया है, जो कि क्या है बच्चों? तो यहाँ पे गलत है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सांप्रदायिकता। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है बच्चों? तो सबसे कम कहाँ है? पंजाब, बिहार, केरल, छत्तीसगढ़। तो सबसे कम मृत्यु दर जो है बच्चों वो आपका कहाँ है? केरल में। तो सबसे अधिक कहाँ है बच्चों? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सबसे अधिक जो है मृत्यु दर कहाँ है ना, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दे दीजिए। ये अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, इनमें से सभी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो आय है बच्चों, वो प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलते हैं? औसत आय, यानी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान दीजिएगा। सार्वधिक सार्वधिक सॉरी सॉरी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित होता है? सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्रक है बच्चों, वो किस आधार पर विभाजित होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है? रोजगार की शर्तों के आधार पर नहीं, ये गलत है। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, तो ये आपका सही लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं आगे। आर्थिक गतिविधि के आधार पर, ये भी गलत है बच्चों। उद्यमों में नियोजित श्रमिकों के आधार पर, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग आगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है बच्चों? तो यहाँ दिया तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। और प्राथमिक क्षेत्रक के मतलब अंतर्गत क्या-क्या आते हैं बच्चों? तो आपका कृषि आ जाएगा, है ना? खनन आ जाएगा, ठीक है? और आपका मत्स्य पालन आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा। इस तरह से और बहुत सारे हैं जो बच्चों, जो कि प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर उल्टा भी पूछे, बोल कृषि कौन से क्षेत्रक में आते हैं, खनन कौन से क्षेत्रक में आते हैं, तो ये आप लोग प्राथमिक क्षेत्रक पे लगाइएगा। और ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तृतीय क्षेत्रक में क्या-क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्रक में क्या-क्या आते हैं, ये सारे भी आप लोग को कंप्लीट करके ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? बच्चों दोहरे संयोग मतलब क्या था बच्चों? कि एक वस्तु आपके पास कुछ कोई वस्तु है, दूसरे के पास कोई अलग वस्तु है। दूसरे वाला आपको आवश्यकता है और दूसरा वाला को ये आपका वाला वस्तु आवश्यकता है। तो इस जगह में क्या होता है कि वस्तु विनिमय भी दोहरा संयोग भी, अगर इस तरह का वस्तु मिल पाता तो वैसे लोग को हम लोग को
ढूँढना होता है, ठीक है? लेकिन ये जो इसको दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया बच्चों, कौन कर दिया? मुद्रा कर दिया, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उसी स्थान पर उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहाँ जहाँ बाज़ार नज़दीक हो, बाज़ार भी नज़दीक होना चाहिए ताकि कोई चीज़ ज़रूरत पड़े, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जैसे कि कल कारखाने, बड़े-बड़े कल कारखाने, तो बाज़ार नज़दीक होगा तो ही ना कोई वस्तु को भेज सकता है बनाकर या वहाँ से बाज़ार से खरीद कर ला सकता है। कम लागत पर श्रमिक, वहाँ पे कम लागत पे श्रमिक भी वो खोजता है, ठीक है? उत्पादन के अनेक कारक भी उपलब्ध होना चाहिए, है ना? कारक जैसे कि जल हो, खनिज जो पदार्थ होते हैं वो, तो यहाँ पे तीनों सही है इसलिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? निम्न में से कौन सहायक होता है? बैंक, विदेशी व्यापार, उद्योग, कृषि। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों कि विभिन्न देश हैं ना, विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है बच्चों? तो विदेशी व्यापार होता है। कौन होता है? विदेशी व्यापार होता है ना? तो विदेशी व्यापार जो है बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए विदेशी व्यापार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 1960 यहाँ पे क्या है बच्चों? 1960 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? उपभोक्ता आंदोलन क्या है बच्चों? जो कि उपभोक्ता कौन है? कस्टमर को बोलते हैं उपभोक्ता। और अगर कस्टमर को कोई गलत वस्तु दे दे या उसके साथ कुछ किसी प्रकार का भेदभाव करे या कुछ मतलब दिक्कत करे, तो उसके लिए उपभोक्ता आंदोलन को चलाया गया ना। तो इस कारण से इसका उदय हुआ। तो देखिए अत्यधिक खाद की कमी, तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। खदानों की जमाखोरी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, तो ये मिलावट तो बहुत बड़ा कारण है बच्चों। जमाखोरी और अत्यधिक खाद की कमी भी बच्चों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो अगला क्वेश्चन है संविधान के संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो शक्तिशाली और अप्रभावी, संवैधानिक और अप्रभावी, स्वतंत्र और अप्रभावी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सॉरी राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, दलीय व्यवस्था। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की अ, हित समूह या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? ठीक है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, ये भी सही है बच्चों। आंदोलन को सफल बनाना, ये भी सही है। राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ये भी सही है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हित समूह और दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता। देखिए बच्चों, सरकार पे हम लोग को किस तरह का दबाव रखना होता है, तो हम लोग आंदोलन करके उसको सफल बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है बच्चों, वो आपका 40 क्वेश्चन हम आप लोग को कंप्लीट करवा दिए और 40 क्वेश्चन में आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको याद करके ज़रूर एग्ज़ाम के लिए जाइएगा, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हम आप लोग के लिए ऐसा वीडियो और लाते रहें और आप लोग को और क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों, और क्या चाहिए, किस टाइप के वीडियो और क्या चाहिए, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उस तरह के वीडियो हम आपके पास आप लोग को
इस वीडियो में अपलोड करके देने का काम करेंगे। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरी बात बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक है। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार साथियों।